इंसान होना क्या है? क्या सिर्फ सांस लेना, खाना पीना और समाज के बनाए नियमों पर चलना ही इंसान होना है, या इसके कुछ और गहरे मायने हैं? आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में चलेंगे जो इन सवालों को इतनी बेरहमी से पूछती है कि पढ़ने वाले की रूह कांप जाती है। ये कहानी है जापान के सबसे विवादास्पद और प्रतिभाशाली लेखकों में से एक ओसामू दजाई की और उनके किरदार ओबा योजो की। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो पूरी जिंदगी बस एक ही कोशिश करता रहा, इंसानों को समझने की, और इस कोशिश में वो खुद इंसान कहलाने के अयोग्य हो गया। भाग 1, मुखौटा, जोकर का नकाब। कहानी शुरू होती है 3 तस्वीरों से। एक लड़के की 3 तस्वीरें जो उसके बचपन, जवानी और अंत को दिखाती हैं। लेकिन इन तस्वीरों में एक बात कॉमन है, उसकी मुस्कान, एक अजीब बनावटी और खोखली मुस्कान। ये कहानी है ओबा योजो की, जो अपनी आत्मकथा 3 नोटबुक में लिखता है। योजो हमें बताता है कि उसे बचपन से ही इंसानों से डर लगता था। उसे समझ नहीं आता था कि इंसान क्यों खाते हैं, क्यों गुस्सा करते हैं, क्यों जीते हैं। वो इंसानों को एक अलग ही प्रजाति की तरह देखता था जिसे समझना नामुमकिन था। उसे लगता था कि अगर उसने अपनी असलियत, अपना डर और अपना खालीपन लोगों को दिखा दिया तो लोग उसे बाहर निकाल देंगे, उसे अस्वीकार कर देंगे। इस डर से बचने के लिए योजो एक रास्ता निकालता है, जोकर बनने का। वो जानबूझकर अजीब हरकतें करता है, मजाक करता है, खुद को बेवकूफ दिखाता है ताकि लोग उसे पसंद करें, उस पर हंसे और उसके असली दर्द को कभी देख ना पाएं। उसका ये जोकर वाला मुखौटा उसकी पहचान बन जाता है। एक घटना उसकी जिंदगी बदल देती है। स्कूल में एक होशियार लड़का उसकी एक हरकत को पकड़ लेता है और कहता है, तुमने ये जानबूझकर किया। ये सुनकर योजो की दुनिया हिल जाती है। पहली बार किसी ने उसके मुखौटे के पीछे देख लिया था। उसे डर लगता है कि ताकेइची उसका राज सबको बता देगा। इस डर से बचने के लिए योजो उस लड़के से दोस्ती कर लेता है और उसे अपने घर बुलाता है। वहाँ वो उसे वो पेंटिंग्स दिखाता है जो वो छिपकर बनाता था, भूत प्रेतों की डरावनी पेंटिंग्स। ये उसकी असली भावनाएं थी। वो ताकेइची से वादा लेता है कि वो किसी को नहीं बताएगा। यहीं से हमें योजो के अंदर का असली कलाकार और उसके अंदर का खालीपन पहली बार एक साथ दिखता है। उसका मुखौटा उसकी ढाल थी, लेकिन यही मुखौटा उसे किसी से भी सच्चा रिश्ता बनाने से रोक रहा था। वो अकेला था और अब ये अकेलापन उसे टोक्यो के बड़े शहर की तरफ ले जाने वाला था। भाग 2, पतन का चक्र, शराब, औरतें और आत्मविनाश। टोक्यो आकर योजो एक आर्ट स्कूल में दाखिला लेता है, लेकिन यहाँ भी उसका डर उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो इंसानों से, उनकी उम्मीदों से, उनकी दुनिया से दूर भागना चाहता है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है होराकी से। होराकी एक सिनिकल, दुनिया से हारा हुआ आर्टिस्ट है जो योजो के मुखौटे के पीछे देख सकता है, लेकिन वो उसकी मदद करने के बजाय उसे और गहरे अंधेरे में ढकेल देता है। होराकी योजो को शराब, सिगरेट और औरतों की दुनिया से मिलवाता है। योजो के लिए ये सब एक और तरीका था अपनी असलियत से भागने का। वो एक कम्युनिस्ट ग्रुप से भी जुड़ता है, लेकिन वहाँ भी वो खुद को बाहरी महसूस करता है। योजो की जिंदगी में औरतें आती हैं, लेकिन वो किसी के साथ भी एक सच्चा रिश्ता नहीं बना पाता। वो उनके साथ रहता है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत होती है या क्योंकि वो उसे अकेला महसूस नहीं कराती। उसकी जिंदगी का सबसे भयानक मोड़ तब आता है जब वो एक कैफे में काम करने वाली वेट्रेस सुनिको के साथ होता है। सुनिको भी अपनी जिंदगी से उतनी ही हताश थी जितना योजो। एक रात दोनों तय करते हैं कि वे एक साथ आत्महत्या कर लेंगे। वो समंदर में कूद जाते हैं, लेकिन सुनिको मर जाती है और योजो बच जाता है। अब वो सिर्फ एक अकेला इंसान नहीं था, बल्कि एक हत्यारा भी बन गया था। समाज की नजर में, पुलिस की नजर में उसके घर वाले उसे छुड़ा तो लेते हैं, लेकिन अब वो हमेशा के लिए एक कलंक के साथ जीने को मजबूर था। उसका पतन यही नहीं रुकता। वो एक सिंगल माँ शिजुको और उसकी बेटी के साथ रहने लगता है। कुछ समय के लिए उसे लगता है कि शायद वो एक सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन उसका डर उस पर हावी हो जाता है। उसे लगता है कि वो उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। एक रात वो चुपचाप उन्हें छोड़कर चला जाता है। योजो की जिंदगी का आखिरी सहारा थी योशिको, एक भोली और मासूम लड़की जो उस पर भरोसा करती थी। योजो उससे शादी कर लेता है। योशिको इतनी मासूम थी कि उसे इंसानों की बुराई पर यकीन ही नहीं था। योजो को लगता है कि शायद योशिको का भोलापन उसे बचा लेगा, लेकिन फिर वो घटना होती है जो योजो को पूरी तरह से तोड़ देती है। एक दिन योशिको का रेप हो जाता है और योजो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाता।
वो उसे बचा नहीं पाता। इस घटना के बाद योशिको की मासूमियत खत्म हो जाती है और उसके साथ ही योजो का इंसानियत पर बचा खुचा भरोसा भी। अब उसे दर्द सहने की ताकत नहीं बची थी। वो मॉर्फिन का नशा करने लगता है। उसका शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे चुके थे। भाग 3, अयोग्यता की मोहर। अब मैं इंसान नहीं। एक दिन योजो का पिता का एक पुराना नौकर उसे एक अस्पताल ले जाने के बहाने एक मेंटल असाइलम में भर्ती करा देता है। जब योजो को एहसास होता है कि उसे पागल घोषित कर दिया गया है, तो वो लड़ता नहीं है, वो विरोध नहीं करता, बल्कि उसे एक अजीब सी शांति मिलती है। वो सोचता है, तो ये है मेरी मंजिल। अब मैं ऑफिशियली समाज से बाहर हूँ, अब मैं इंसान नहीं हूँ। उसके लिए ये समाज द्वारा उसकी अयोग्यता पर लगाई गई आखिरी मोहर थी। अब उसे जोकर बनने का नाटक नहीं करना था। अब उसे किसी को खुश नहीं करना था। अब वो आजाद था, लेकिन एक ऐसी आजादी में जहां उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं था। किताब का अंत होता है योजो के आखिरी शब्दों से, अब मेरे लिए ना तो खुशी है ना ही दुख, सब कुछ बस गुजर जाता है। निष्कर्ष, हम सब कितने योजो हैं। नो लॉन्गर ह्यूमन सिर्फ एक किरदार की कहानी नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जिसने कभी न कभी खुद को समाज में अकेला, बाहरी या नाकाबिल महसूस किया है। ओसामू दज़ाई ने ये किताब अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले लिखी थी और ये काफी हद तक उनकी अपनी जिंदगी से प्रेरित है। दज़ाई ने भी कई बार आत्महत्या की कोशिश की और आखिरकार अपनी प्रेमिका के साथ खुद को खत्म कर लिया। ये किताब हमें कुछ बहुत गहरे सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या समाज हमें वैसे ही स्वीकार करता है जैसे हम हैं, या हमें हमेशा एक मुखौटा पहनकर जीना पड़ता है? जिसे हम पागलपन कहते हैं, क्या वो सिर्फ समाज के बनाए नियमों से अलग सोचने का तरीका है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई इंसान समाज के पैमानों पर खरा नहीं उतरता, तो क्या वो इंसान कहलाने का हक खो देता है? योजो की त्रासदी ये नहीं थी कि वो बुरा था, उसकी त्रासदी ये थी कि वो बहुत ज्यादा संवेदनशील था। वो इंसानों की क्रूरता, उनके दिखावे और उनके स्वार्थ को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसका जोकर बनना, उसका आत्मविनाश, सब कुछ दुनिया के दर्द से बचने की एक नाकाम कोशिश थी। ये किताब पढ़ना आसान नहीं है। ये आपको बेचैन करेगी, दुखी करेगी, लेकिन ये आपको इंसान होने के मतलब पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देगी। शायद हम सब के अंदर एक छोटा सा योजो है जो बस इतना चाहता है कि कोई उसे बिना किसी मुखौटे के समझे और स्वीकार करे। मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी कि कोई मुझे बस एक बार ये बता दे कि मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। ये लाइन किताब से नहीं है, लेकिन उसकी भावना को दर्शाती है।